तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से कई सारी महत्वपूर्ण खबरों के ऊपर एक साथ डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इस बात को देंगे कि किस तरह से अब चाइना का किला भारत और अमेरिका जैसे देश ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार सफलता भी मिल रही है। क्योंकि चाइना के हाथों में जो सबसे बड़ी पावर थी, जो कि यूरोप के माध्यम से उसे मिलती थी, यानी यूरोपियन मार्केट का एक्सेस, वो अब उससे छीनते जा रहा है। इवन जो यूरोपियन देश जो उसके बहुत ज्यादा नजदीक हुआ करते थे, वो देश अब किस तरह से नई स्ट्रेटेजी के चलते उससे न केवल दूर जाते जा रहे हैं, बल्कि उसके साथ संबंधों को भी विच्छेद कर रहे हैं, खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और चाइना की मोनोपोली तोड़ने के ऊपर वो लोग आमादा है इस समय। इसके साथ साथ हम लोग ईरान को लेकर डिस्कशन करने जा रहे हैं और साथ ही आगे हम लोग DRDO की एक बड़ी उपलब्धि को लेकर डिस्कशन करने जा रहे हैं। वीडियो को एकदम अंत तक देखते हुए इस चैनल को लाइक करके आपके अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले DRDO की बात कर ली जाए तो हम सभी लोग बहुत ही ज्यादा वेट कर रहे हैं रुद्रम मार्क 2 मिसाइल का। रुद्रम मार्क 1 ऑलरेडी आ चुकी है, वो इंडक हो चुकी है, उसका मास प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, लेकिन हम लोग काफी लंबे समय से वेट कर रहे थे रुद्रम मार्क 2 का, जो कि रुद्रम मार्क 1 की तुलना में ज्यादा कैपेबल होने जा रही है। उसकी रेंज भी ज्यादा होगी, इसके साथ साथ वो ज्यादा वॉरहेड लेकर कैरी करने में सक्षम होगी और दुश्मनों की जो इलाके LAC और LOC दोनों ही मोर्चों पर तैयार किए गए हैं हाल फिलहाल के समय में, इन्हें अगर हमें न्यूट्रलाइज करना होगा तो हमारे Su-30 के माध्यम से इसी मिसाइल के जरिए हम लोग उन्हें पल भर में डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। क्योंकि रुद्रम मार्क 2 मिसाइल स्पेशली इसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करने में इस्तेमाल की जा सकेगी। इसके अलावा दुश्मनों के रडार सिस्टम, उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स, इन सभी के लिए काल साबित होगी। अब इसको लेकर एक रोचक जानकारी निकल कर आई है, जो कि सीधे अडानी डिफेंस से निकल कर आई है। अडानी डिफेंस की तरफ से ये बताया गया है कि 29 मई 2024 यानी पिछले महीने इसका एक परीक्षण किया गया था ओडिशा के बालासोर में, जहां पर भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI से इसका फ्लाइट ट्रायल किया गया। बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में लगातार इस तरह से इसके परीक्षण किए जाएंगे। इसके बाद ये वर्ष 2025 में प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार हो जाएगी। अल्टीमेटली अडानी डिफेंस इसका प्रोडक्शन करने जा रहा है और 2025 के मध्य तक ये कुछ नंबर्स में हमारी वायुसेना को उपलब्ध भी हो जाएगी, जो कि ज्यादा वॉरहेड, ज्यादा कैपेबिलिटी और ज्यादा रेंज के साथ हमारी वायुसेना की फायर पावर को बढ़ाएगी। जहां पर रुद्रम 1 आपको 150 किलोमीटर की अप्रॉक्स रेंज देती है, तो ये आपको उससे लगभग 2 गुनी रेंज देगी, यानी 300 किलोमीटर के आसपास। तो एक शानदार स्टैंड ऑफ सुरक्षित दूरी से आप इसे लॉन्च करके वापस आ सकते हैं। अगली खबर की बात कर ली जाए तो ये खबर सीधे ईरान से जुड़ी हुई है। देखिए, ईरान का चाबार पोर्ट भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भारत को अपना व्यवसाय आगे बढ़ाना है, अपना माल रशिया के साथ साथ यूरोप तक भेजना है, तो चाबार पोर्ट की अनिवार्यता हमें होगी ही होगी। इसके अलावा चाबार पोर्ट के माध्यम से हम लोग पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को भी काउंटर कर सकते हैं, जो कि चाइना और पाकिस्तान की एक स्ट्रैटेजी है भारत के खिलाफ। इसके अलावा हम लोग इसी चाबार पोर्ट के माध्यम से अफगानिस्तान को भी अपने साथ बांधे रख सकते हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें उसका भी हित जुड़ा हुआ है और इसको लेकर लगातार भारत काफी मुकरता से अपनी बात रखते आया है और कुछ ही समय पहले एक लॉन्ग टर्म में इसको लेकर डील भी की गई। अब इसकी डील को लेकर अमेरिका खासा नाराज था और अमेरिका द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी माध्यम से भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाए और बहाना यही चाबार पोर्ट होगा। इस वजह से भारत भी काफी कॉन्शियसली सारी डील्स को कंट्रोल कर रहा है। बताया जा रहा है कि सारी चीजें हम लोग बाहर भी नहीं रख रहे हैं, ताकि अमेरिका को कोई मौका ना मिले भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए। अब देखिए, ये परिस्थितियां और ज्यादा विकराल भी हो सकती है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो बाइडेन को विशेष कोई तकलीफ नहीं है। इवन जो बाइडेन ने तो लास्ट इलेक्शन के कैंपेन में यहां तक कहा था कि अगर मैं राष्ट्रपति बन जाता हूं तो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील में वापसी भी कर लूंगा। लेकिन वो भारत के ऊपर चूंकि प्रतिबंध लगाने का बहाना ढूंढ रहे हैं। और दूसरी बात कि चाबार पोर्ट से भारत रशिया को टारगेट करता है, रशिया से कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करता है। इस वजह से जो बाइडेन को ये चीज अखर रही है। लेकिन इस इलेक्शन में मान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं, तो वो भावनात्मक तौर पर ईरान के साथ किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं रखना चाहते इजराइल की वजह से। ऐसी परिस्थिति में ये डील हमारे लिए नो डाउट थोड़ी सी मुश्किल जरूर हो सकती है। उन्हीं की रिक्वेस्ट के बाद हम लोगों ने ईरान से तेल खरीदना भी बंद किया था। लेकिन इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि भारत अपने इंटरेस्ट को लेकर काफी मजबूती से टिका हुआ है और जो रिसेंटली बजट पेश किया गया है, इसके अंदर चाबार पोर्ट को भी ध्यान में रखते हुए इसके लिए फंड आवंटित किया गया है। और इस बार बताया जा रहा है कि लगातार चौथे वर्ष भी चाबार पोर्ट के डेवलपमेंट को लेकर 100 करोड़ रुपयों का फंड आवंटित किया गया है। तो इन सब चीजों को लेकर बताया जा रहा है कि भारत ने अमेरिका की टेंशन छोड़ दी है और अपने
इंटरेस्ट को लेकर भारत आगे बढ़ रहा है, जिसमें चाबार पोर्ट भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स में से एक माना जा रहा है। इसके बाद बात कर लीजिए दो उन खबरों की जो सीधे जुड़ी हुई है चाइना, यूरोप, अमेरिका, भारत और फिलीपींस से। पिछले कुछ समय में मैं आपको लगातार कवर करके बता रहा हूँ कि जर्मनी हो या फिर इटली हो, जो कि चाइना के लिए यूरोप में सबसे इंपॉर्टेंट देश माने जाते थे, काफी नजदीकी देश माने जाते थे, इन दोनों ही देशों ने चाइना के खिलाफ कार्रवाइयां करना शुरू कर दी। इटली की बात की जाए तो सबसे पहले उसने BRI से अपने आप को क्विट किया। इसके अलावा रिसेंटली मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया में युद्धाभ्यास करने के बाद इटली का जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप था वो सीधे फिलीपींस पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो ये सीधे सीधे चाइना को एक ललकार हो गई इटली की तरफ से, और अल्टीमेटली इससे दोनों देशों के बीच में संबंध विच्छेद तक हो जाते हैं। इसके बाद बारी आ जाती है जर्मनी की, क्योंकि जर्मनी यूरोप में चाइना के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और लाख कोशिशों के बावजूद जर्मनी और चाइना के बीच में किसी भी तरह से फ्रिक्शन डालने की कोशिशें नाकाम ही रही थी। लेकिन इस बार नेटो समिट के बाद देखने के लिए मिला है कि जर्मनी लगातार चाइना के खिलाफ एक्टिविटीज कर रहा है, और सबसे पहले जर्मनी द्वारा चाइना की 2 टेलीकॉम कंपनीज को टारगेट किया गया 5G नेटवर्क को लेकर, जिसमें ZTE और हुआवे का नाम निकलकर सामने आ रहा है। जल्द ही जर्मनी अपने द्वारा किए गए इन चाइनीज कंपनियों से अनुबंध समाप्त कर देगा और अपनी निर्भरता को दूसरी कंपनियों के ऊपर शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये शुरुआती कदम थी, लेकिन इसके बाद चाइना की एक सबसे बड़ी मोनोपोली तोड़ने की कोशिश यहाँ पर जर्मनी द्वारा शुरू कर दी है, और वो है लिथियम। जी हाँ, इस समय की अगर बात की जाए या इवन आने वाले एक पूरे दशक की बात की जाए तो चाइना की प्लानिंग ये थी कि पूरे यूरोप को अपने शिकंजे में लेने का सबसे अच्छा मौका है, और वो है ईवीज के क्षेत्र में, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के चलते पूरे यूरोप को वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आने वाले एक दशक में लगभग इसको लेकर एक क्रांति सी आएगी पूरी दुनिया में ही, यूरोप में स्पेशली। इसी वजह से चाइना भी अपने ईवी सेक्टर में काफी ज्यादा जोर दे रहा है, काफी प्रोडक्शन क्षमता बढ़ा ली। लिथियम की बात की जाए तो दुनिया में 80 से लेकर 90% तक की रिक्वायरमेंट इस समय चाइना फुलफिल कर रहा है। उनकी कीमतों को भी चाइना इसी वजह से रेगुलेट कर पाता है, और एक तरह से मोनोपोली उसकी चल रही थी। लेकिन बताया जा रहा है कि इसी मोनोपोली को तोड़ने के लिए जर्मनी द्वारा पुख्ता कदम उठा लिए गए हैं। जी हाँ, और सर्बिया से इसको लेकर एक महत्वपूर्ण डील की जा रही है, जिसके चलते बताया ये जा रहा है कि पूरे यूरोप को चाइना के ईवी और लिथियम वगैरह के झंझट से जर्मनी पूरी तरह से बाहर कर देगा, और ये चाइना की कमर तोड़ने के लिए इस समय सबसे बड़ी खबर मानी जा रही है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2021 में सर्बिया के अंदर कई सारे इलाकों में लिथियम वगैरह पाए जाने की खबरें निकल कर आई। इसके बाद में इसकी कुछ डील भी हुई थी, और इसकी डील थी लगभग $2.4 बिलियन की, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की एक कंपनी जिसका नाम रियो टिंडो है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था। लेकिन वही पर्यावरण के संरक्षक बीच में आ जाते हैं, काफी ज्यादा हंगामा वगैरह होता है। इसके ऊपर सर्बिया की कोर्ट वगैरह द्वारा स्टे लगा दिया जाता है, और ये काम रुक जाता है। अगर ये उसी समय हो गया होता तो चाइना उसी समय घुटनों पर आ जाता। लेकिन अब बताया जा रहा है कि जर्मनी के चांसलर पिछले फ्राइडे सर्बिया में ही थे, जहां पर उन्होंने लिथियम को लेकर वापस से बातचीत करनी शुरू कर दी। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि सर्बिया की अदालत द्वारा इसी महीने की शुरुआत में जो लिथियम माइनिंग वगैरह को लेकर परियोजनाओं को रद्द किया गया था, जो पुराना फैसला था उसे पलट दिया है। यानी अब सर्बिया की खानों से बड़ी आसानी से लिथियम निकाला जा सकता है। सभी तरह के कानूनी दावपेच बीच से हट चुके हैं, और इसी बात को भुनाने के लिए जर्मनी के चांसलर द्वारा दोबारा से बातचीत शुरू कर दी गई है। और बताया जा रहा है कि ये चाइना के इस समय के सबसे प्रमुख सेक्टर यानी ईवी सेक्टर के ऊपर सबसे बड़ा हथौड़ा माना जा रहा है। अगर ये सेक्टर चाइना का डूब जाता है तो निश्चित मान लीजिए कि चाइना कई टुकड़ों में टूट जाएगा, क्योंकि चाइना के ऑलरेडी कई सारे सेक्टर्स पहले ही टूट चुके हैं। हम लोग अलग अलग वीडियोस में कई बार बातचीत कर चुके हैं, कुछ और चाइना के पास बचा ही नहीं है। ये चाइना की लास्ट होप थी। अब ये भी चकनाचूर अगर हो जाएगी तो चाइना को उसके बाद कोई बचा नहीं पाएगा। ये भारत के लिए भी सबसे अच्छी खबरों में से एक मानी जा सकती है। इसके बाद अगली खबर भी चाइना से ही जुड़ी हुई है, और एक यूरोपियन देश से, और ये देश कोई और नहीं बल्कि भारत का भी अच्छा मित्र फ्रांस से है। देखिए, आज से कुछ महीनों पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि फ्रांस द्वारा अपने रफाल फाइटर जेट भेजे जाएंगे साउथ चाइना सी में, और वो पहली बार एक एक्सरसाइज का पार्ट बनेंगे फिलीपींस के अंदर। अब मुझे आपको बताने की जरूरत है नहीं कि चाइना की फ्रांस के साथ भी अच्छी बनती है। रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि जब मैक्रो का विजिट हुआ था चाइना, उस दौरान तो चाइना और फ्रांस की जो रिलेशनशिप है वो शिखर तक पहुंच चुके थे, बिल्कुल पीक तक। और फ्रांस का भी बड़ा इन्वेस्टमेंट चाइना के अंदर है। फ्रांस के जरिए यूरोप के बाकी देशों का निवेश भी चाइना के अंदर बड़े स्केल पर किया गया है। तो ये फ्रेंडशिप में भी दरार डालने की जरूरत थी, और वो एक्चुअली अब हो गया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली फिलीपींस के अंदर हुए इंडो पैसिफिक एयरफोर्स मिशन
जिसे पैक्से मिशन क्लार्क के नाम से जाना जाता है और ये 1991 से ही शुरू हो चुका है, जो कि अमेरिका की अध्यक्षता में हुआ था और हर साल कंडक्ट किया जाता है। इसमें फ्रांस द्वारा ऑफिशियली पार्टिसिपेशन अपना किया गया। इसके लिए फ्रांस द्वारा 2 रफाल फाइटर जेट भी भेजे गए, अन्य कई तरह के विमान भी भेजे गए और इसमें प्रॉपर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पर फिलीपींस और फ्रांस के बीच में एक नई पारी शुरू होते हुए हम लोगों ने देख ली और ये चाइना के लिए कितने बड़े सिरदर्द की बात है ये भी आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि ये चीजें यहीं तक नहीं रुकेगी। जी हाँ, क्योंकि फिलीपींस के डिफेंस सेक्रेटरी द्वारा एक बयान दिया गया है जो कि चाइना को पूरी तरह से मोरली तोड़ देने के लिए सक्षम होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि रिसेंटली जापान के साथ फिलीपींस द्वारा एक डिफेंस पैक्ट साइन किया गया जिसे नाम दिया गया है द रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट। अब इस पैक्ट के साइन हो जाने के बाद चाइना ठीक से व्यवस्थित हुआ ही नहीं था कि फिलीपींस के डिफेंस सेक्रेटरी द्वारा यहाँ तक की बात कर दी गई है कि इस तरह के पैक्ट हम लोग केवल जापान के साथ ही नहीं बल्कि अन्य कई और सारे देशों के साथ साइन करने जा रहे हैं, जिसमें फ्रांस, कनाडा और न्यूजीलैंड का नाम उन्होंने लिया। जी हाँ, इसके साथ साथ फ्रांस की अथॉरिटी के द्वारा भी इस बात को दोहराया गया और बताया गया कि इंडो पैसिफिक में फ्री नेविगेशन के लिए हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और किसी भी तरह की आक्रामकता या नेविगेशन में किसी भी तरह की बाधा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।